अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान कहते हैं कि 14 अगस्त को शहनशाहियत का खात्मा कर देंगे और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे इनके आज़ादी मार्च से कोई ख़तरा नहीं है। कोई दरमियान में ऐसी मिडल ग्राउंड यकीनन होगी जहां पर अभी भी बातचीत की गुंजाइश होगी, लेकिन बहुत से नून लीग के लोगों का ख्याल ये है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई इस्टेब्लिशमेंट कार फरमा है। ताहिरुल कादरी साहब को भेजने वाला कौन है, इसके ऊपर भी उनके शकूक व शुबात हैं। और ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान वो क्या 14 अगस्त को उसके बाद इकट्ठा धरना देकर यहाँ बैठे होंगे हुकूमत गिराने के लिए, क्योंकि दावा दोनों का भी यही है कि अब जब 14 आएगी तो उसके बाद हुकूमत बचेगी नहीं। वो परवेज़ इलाही साहब का भी बयान यही है, ताहिरुल कादरी भी यही कह रहे हैं, इमरान भी यही कह रहे हैं। हुकूमत इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजाइज कर रही है और क्या हिकमत अमली है, उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, वफाकी वज़ीर दिफा और इसके अलावा पानी और बिजली। वेरी वार्म वेलकम जी। ख्वाजा साहब आप फरमाइएगा, आपको क्या लगता है पीछे फौज खड़ी है, कौन खड़ा है पीछे? जनरल मुशर्रफ का मसला अटका हुआ है, कहीं कोई चीज़ है कुंडी ऐसी जो हमें भी समझ नहीं आई? मैं बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ौज का तो बिल्कुल 100% रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ना वो माहौल रहा है ना वो हालात रहे हैं पिछले 6-7 साल में। मैं ये बार बार इस चीज़ का दोहराता हूँ इस चीज़ को कि हम उस सारे जो टाइम था या उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हुए हैं। तो बड़ी फराख दिली का सबूत दिया आपने, कहा 100% फौज की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको रूल आउट कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। और स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फ़ौज जो है, जो इस वक्त उनका कोर बिजनेस है ना, इस मुल्क की सरहदों की दफा, उसमें मशगूल है। उनको स्पेकुलेट करके मैं समझता हूँ उनके लेवल को आप नीचे लेके आ रहे हैं। दुरुस्त। जो उनका लेवल जो है, मैं उनका लेवल जो है वो जिस मुकद्दस फरीज़े को इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं, उसको ये सियासत के गंद में आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये और जो आजकल हालात बने हुए हैं जिसके आपका ख्याल है मतलब कोशिश कर रहे हैं कि फौज आ जाए घसीटने का? मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि ये लोग जो हैं, ये अभी जिनके आपने अभी नाम लिए हैं, ये लोग उस टाइम कैप्सूल से बाहर नहीं आए। उनका ख्याल है कि ये कुछ सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो फौज जो है वो आ जाएगी। ये नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आपके एक सीनियर साथी से बात हो रही थी, उनका ख्याल है कि जनरल परवेज मुशर्रफ का इरिटेंट जिस दिन साइड पे हो गया उस दिन मामला काम डाउन हो गया। मैं नहीं समझता कि जनरल परवेज मुशर्रफ का मसला कोई इरिटेंट है। अगर ये इरिटेंट किसी स्टेज पे बना था तो मेरा ख्याल है उसको हैंडल प्रॉपरली नहीं किया गया। अगर वो हैंडल प्रॉपरली किया जाता, एक मौक़िफ़ है हमारा, असूली मौक़िफ़ है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, हमारा ये मौक़िफ़ है। इससे अलावा कोई हमारा मकसद नहीं है, कोई इसका। और अदालत जो फैसला कर देगी, अदालत जो फैसला कर उस पर हम आमीन कहेंगे। अदालत जो है फाइनल वर्ड उनका है। एक चीज़ ख्वाजा साहब और चलते चलते पूछ लूँ, आपकी 2 स्पीचेस का बड़ा हवाला आता है, वो मैं स्पीचेस नहीं दोहराऊंगा ना, उस पर आपसे रद्द-ए-अमल जानूंगा। क्या जहाँ आज मैं और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और फौज, इनके दरमियान अभी भी दूरियां हैं या वो जो तनाव वाले 3-4 पॉइंट्स मैं समझता हूं कि कोई दूरियां नहीं है। वी हैव ऑल ग्रोन अप। हम सब ने ग्रो किया है, हम सब ने जो इर्तिकाई मनाजिल हैं उनको तय किया है पिछले 8-9 साल में। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि हमारी नजरियाती एहसास में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है हम एवेल्यूएट ज़रूर करते हैं अपनी सिचुएशंस को। अपने साथ जो लोग हैं हमारे सिस्टम में, जो हमारे साथ खड़े हैं, मुख्तलिफ अदारे खड़े हैं, मुख्तलिफ लोग खड़े हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अदारे हैं, उनको एवेल्यूएट हम ज़रूर करते रहते हैं। अपने सियासी हरीफों को भी एवेल्यूएट करते हैं, अपने हलीफों को भी एवेल्यूएट करते हैं। तो उसमें हमारी एडजस्टमेंट ज़रूर होती है, लेकिन जो चीज़ कॉन्स्टेंट है वो मेरे नज़रियात हैं, मेरी इस वतन के साथ कमिटमेंट है, मेरी आइन के साथ कमिटमेंट है, मैंने उसका हल्फ लिया हुआ है। वो चीज़ें जो हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, वो वहीं के वहीं हैं। अगर मैं कल मुखालिफ था मिलिट्री इंटरवेंशन का, आज भी मुखालिफ हूँ इंटरवेंशन का। आज मुझे 7 साल 8 साल पहले सवाल पूछते तो मैं मिलिट्री इंटरवेंशन के मुतल्लिक़ कुछ शकूक व शुबहात का इजहार करता। आज मैं आपको एतमाद के साथ कह रहा हूँ कि वो 100% नहीं इंटरवीन करेंगे। तो ये मेरे ख्यालात के जो है वो उसके उनमें इर्तिका का जो है आंसर शामिल है। लेकिन आपने एक काम किया ख्वाजा साहब, जिस पे
बीइंग जर्नलिस्ट मुझे लगा कि जब 1977 सियासत की तारीख पढ़ते थे तो वहाँ से वो मिस्टेक्स का जब हम एनालिसिस करते थे तो लगता था स्टार्ट हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया था 245 से। वो 99 को भी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट हम बिजली के बिलों तक ले आए थे और कराची मेरी हर जगह पे। मुझे लगता है कि वो चीज़ें हम बड़ी तेज़ी के साथ नहीं रास्तों मेरा ख्याल है इसको सारी सिचुएशन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है या हम अपना केस जो है सही तरह प्रेजेंट नहीं कर सके। देखिए मुल्क के तूलो अर्ज में जहाँ तक फाटा में इस वक्त ट्राइबल एरिया में जो ऑपरेशन हो रहा है अल्लाह के फजल करम से वो उसकी एक अपनी नोयत है, लेकिन जो सिविलियन इलाके हैं जहाँ पे फौज को हमने कहा है कि वो कहीं एक्सपेक्टेड जो बैकलैश है या ब्लो बैक है उस ऑपरेशन का उसको प्रिवेंट करने के लिए जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मदद करें, चाहे वो कराची है, चाहे वो सियालकोट है, इस्लामाबाद है। जी वो तो 16 जून के बाद आ गई थी। आपका कौन सा काउंटर टेररिज्म क्लॉज आर्टिकल मैं आपको देखिए फौज को माजी के अंदर जो है जो इस वक्त जो बोझ उठाया हुआ है उन्होंने वो मिसिंग पर्सन वाला उठाया हुआ है। मिसिंग पर्सन वाला बोझ जो है वो मैं समझता हूँ कि फौज के अदारे के लिए एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनको नहीं हम लोगों को नहीं डालना चाहिए था। ये आप पार्लियामेंट ने डाला, कानून साजी नहीं हुई, अदालतों ने सजाएं नहीं दी तो वो उन्होंने फिर वो हरासी में रखा। वो हमारा कसूर है। बिल्कुल हमें जो लेजिस्लेशन करनी चाहिए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फौज के अदारे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन लोगों को सजाएं देने के लिए वो नहीं कर कोई प्रोटेक्शन थी ना, वही प्रोटेक्शन कि उन लोगों को सजाएं मिलती, वो एक ड्यू प्रोसेस से गुजर के जो है अपनी जो भी कैफरे किरदार तक पहुंचते और फौज के अदारे के ऊपर उंगली ना उठती। ये मिसिंग पर्सन का जो इशू डॉज कर रहा है फौज को भी और हम लोगों 245 से कैसे रिलेट करता है? ये 245 जो है उनको कवर प्रोवाइड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ केसेस हाईकोर्ट में नहीं जा सकते। आप खुद आपने कह दिया। सो अब वो एक आईनी जो है अम्ब्रेला के अंडर हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट है, वो तो है ही, उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसको तो, लेकिन आम जो लिटिगेशन जो स्टार्ट हुई थी वो हमने बंद कर दी है 245 लगा के कि वो कल कोई अदालतों में उनके खिलाफ ना चला जाए, कल को हाई कोर्ट में उनके खिलाफ ना चला जाए। एक किसी हद तक जो है ना वो आईनी तौर पे इंसुलेट हो गए। फाटा एरिया दैट इज द ओनली उसका ये 14 अगस्त के तरह मैं आपको कसमन कह रहा हूं कि उसका कोई ताल्लुक नहीं। फाटा एरिया में जहां ऑपरेशन हो रहा है वहां हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये आपको भी पता होगा। नहीं है तो वहां हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं, वहां एक अलग सिचुएशन है। हमने ये भी तो कवर प्रोवाइड करना था ना सिविलियन इलाका। अच्छा एक चीज की मैं आपको सेटल्ड इलाकों में भी तो कवर, डू यू एग्री विद मी? एक ऑन एयर आपकी तस्दीक मैं कर देता हूँ क्योंकि जर्नलिस्ट के ऊपर बहुत से सवाल तो उठे हैं। जिस दिन ऑपरेशन डिस्कस हो रहा था तो फौज के मुतालबात में से ये मुतालबा शामिल था कि 245 मैं ये कहना नहीं चाहता था, तब अर्बन एरिया मैं ये कहना नहीं चाहता था। लेकिन एक चीज जो काबिल इतराज आपने किया, आपकी टाइमिंग मैच उनके मुतालबे से नहीं करती, आपकी टाइमिंग मैच आपके लॉन्ग मार्च या आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये तो आपका कसूर है, ये उनका कसूर नहीं है। उनका कसूर नहीं, वो 100% हमें ये अर्लियर कर देना आपने सही काम को गलत तरीके से किया। हमने अर्लियर कर देना चाहिए था जब उनकी डिमांड आई थी उस वक्त। अगर हम कर देते तो उस वक्त का इसको डिले करके हमने स्पेकुलेशन जो है उसको जन्म दिया। फौज से डरे हुए थे। नहीं ये ऐसी बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये जो 14 की तारीख है, आपने यकम अगस्त का नोटिफिकेशन कर दिया। नहीं ये डिसीजन भी जो है मैं उस मीटिंग में मौजूद था, यहाँ भी जो डिसीजन हुआ था 245 का, और ये डिसीजन जो है जिस दिन इसका नफाज हुआ है उससे पहले का डिसीजन जो है लिया गया हुआ है। लेकिन आपकी बात मैं असेसमेंट से एग्री करता हूँ कि ये जब डिमांड आई थी कि 245 का कवर प्रोवाइड किया जाए उसी वक्त ये डिमांड एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। इसकी टाइमिंग जो है उसको डिले करके हमने इस स्पेकुलेशन को जन्म दिया है कि परहैप्स हम इसको 245 को 14 अगस्त के दिन जो डेमोन्स्ट्रेशन होनी है उनको प्रिवेंट करने के लिए। पूरी अपोजिशन का ख्याल ये है, मैंने बहुत से लोगों से इस पे ऑफ द रिकॉर्ड भी पूछने की कोशिश की कि क्या चाहती है नून लीग, क्या करेगी? फौज लगा के, फौज तो गोली नहीं चलाएगी, ये तो नहीं हो सकता। 50-60 हज़ार लाख बंदा फौज गोली कभी नहीं चलाएगी, इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि 2 स्ट्रेटजीज थी नून लीग की, एक ये कि PTI को डराया जाए, फौज लगा रहे हैं, और एक अगर उस दिन अनफॉर्चुनेट को इंसिडेंट हो जाता है तो जिम्मेदारी फौज के कंधों पर डाल दी जाए। क्या आपकी यही सोच थी? नहीं, मैं पूरी डिस्कशन में इसमें शामिल रहा हूँ। मैं आई एम ए विटनेस टू व्हाटएवर वाज डिस्कस्ड। इसमें ये दोनों चीज़ें जो है ना कतई तौर पे हमारा मतमा नज़र भी ना था ना है। हम कभी भी जो है फ़ौज के इदारे को सॉइल नहीं, उनकी रेपुटेशन को सॉइल नहीं होने देंगे।
हमारा ये फ़र्ज़ भी है और मैं समझता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट भी है कि फ़ौज के अदारे को जो है इन कंट्रोवर्सी से बालातर रखा जाए। अगर वो एक अपना आइनी रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें भी उस चीज़ का एहतराम करना चाहिए और उस चीज़ को किसी भी सियासी कुव्वत को फ़ौज के अदारे को अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हम कतई तौर पर ये नहीं करें। आज़ादी मार्च को फिर बंदूक से रोकेंगे, डंडे से रोकेंगे, मैं पुलिस लगा देंगे, रोकने की सड़कें खोद देंगे। शहबाज शरीफ साहब सड़कें भी खोद सकते हैं, वो इस वक्त कर रहे हैं बड़ी तेजी। देखे ना मलिक साहब, आज़ादी मार्च करना हक है, जमहूरी हक है, जो लोग भी करना चाहते हैं उनके मकासद के मुतल्लक जो है वो बहस हो सकती है कि मकासद उनके गलत हैं या सही हैं, उसके मुतल्लिक़ बात हो सकती है, या उनके मकासद की जो है जो सेहत है वो कैसी है, दुरुस्त सेहत है, या वो उनके मकासद जो हैं जिस तरह इलेक्शन के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ हैं। मैं आज भी एक आर्टिकल आया हुआ है जाहिद फ़खरुद्दीन इब्राहिम का एक्सप्रेस में, ट्रिब्यून में, तो देखें 59 के करीब उन्होंने पिटिशन्स की थी, जिनमें से 19 रह गई हुई हैं, 18 रह गई, बाकी डिस्पोज ऑफ हो गई हैं। मेरे खिलाफ भी पिटिशन की थी, उन 4 सीटों में मेरी सीट भी शामिल थी। एक पेपर तक जो है ना मेरे मुखालफिन ने अदालत में पेश नहीं किया, नॉट ए श्रेड ऑफ एविडेंस जो उन्होंने अदालत में पेश की हो। 5 तारीखों पर उनको शहादतें लाने का कहा गया है, हर तारीख पे वो गैर हाजिर हुए, हर तारीख पे 10,000 रुपया जुर्माना हुआ, 40,000 रुपया मेरा उन्होंने देना है जजमेंट के मुताबिक। अब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए हैं। साथ वो कहते हैं मेरी गैर मौजूदगी में फैसला हुआ तो मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। ये ट्रिब्यूनल से इन्होंने ख्वाजा साहब ने जोर जोर डलवा के फैसला करवा लिया। नहीं, मैं तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गए ख्वाजा साहब। अगर कल सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद नहीं है, इतना सादा काम है तो वोट ऑडिट में हर्ज क्या था, करवा लेते वोट ऑडिट। नहीं, देखे ना वोट ऑडिट जिन लोगों को आपने रेफरी बनाया, उस वक्त जिन लोगों ने को आपने बाहर से बुलाया, ऑब्जर्वर्स को बुलाया, हर बंदा कह रहा है कि कोई वोट फ्रॉड नहीं हुआ। हर बंदा कह रहा है कि द प्रोसेस वाज मच बेटर देन द पास्ट इलेक्शंस। तो उसके बाद जो है कि सिर्फ एक पार्टी का ख्वाब टूट गया है। अगर उन्होंने दिन में जागते हुए ख्वाब देखे और उन्होंने अपने बच्चों तक को कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर में हाउस में आके इलेक्शन के बाद रहना है आपने, तो अगर एक बंदा जो है इस तरह शेख चिली के ख्वाब देखता रहे और उसके ख्वाब टूट जाएं और उसके ख्वाब के ऊपर जो है वो सिस्टम को हम धर्म भरम करते रहें, ऑल्टर करते रहें, उनके मुतालबात मानते रहें। कोर्ट्स मौजूद हैं, प्रोसेस मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। उस रात को 10 बजे असद उमर साहब ने मुबारकबाद हमें दे दी, शिकस्त जो है वो कंसीड कर दी। ये सारा प्रोसेस है, गुजरे हुए हैं। आप हिस्ट्री तो देखें पिछले 1 साल की, इस प्रोसेस में शामिल हो गए। एक सूबे में उन्होंने हुकूमत बना ली, जहां पे वारे में था वहां पे हुकूमत बना ली, जहां पे वारे में नहीं था वहां पे शोर मचाते रहे। तो ये यू हैव टू ये मुल्क है, ये स्टेट क्राफ्ट है। ये कोई मेरा मतलब है कोई मजाक नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं है, या को अपनी बारियां लेने वाले। अब देखें वो जिस तरह हाइप क्रिएट की पीटीआई ने इलेक्शन से पहले 2011 अक्टूबर के बाद, जो उनका एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ लाहौर में, उसके बाद जो हाइप क्रिएट की और जो उम्मीदें दिलाई, जो सुनामी 175 से लेकर 200 सीटें वो कहते थे कि हमारी आ जाएंगी, और वो सीटें अगर 22-23 आई हैं तो फिर एक्सेप्ट कर लें, देयर बी अदर इलेक्शंस आल्सो। अब मेरी उम्र जो है, मेरी उम्र 65 साल हो रही है, अगर मेरे पास टाइम नहीं है बाकी, तो उसमें कौन का क्या कसूर है। एक ब्रेक ले लीजिए इस नुक्ते पे, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो और बातें होंगी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं और हम डिस्कस कर रहे हैं आज़ादी मार्च। आज़ादी मार्च को फिर कैसे रोकेंगे ख्वाजा साहब, ताकत इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखें ताकत बिल्कुल कथित तौर पे नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए। आपने कहा करेंगे या नहीं करेंगे? देखें ये तो अभी 2 हफ्ते हैं, अभी ऑप्शन ओपन है। देखें इसमें हमें सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन बनती है, क्या एडवाइस हमें डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है कि यहाँ पे क्या। लेकिन मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो है ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ्री हैंड देना चाहिए, और होगा भी इस तरह इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऑफिशियली ये अभी तय होना बाकी है कि आज़ादी मार्च उन्हें करने देना कैपिटल में या नहीं करने देना। ये मेरा ख्याल है कि अभी ऑप्शन जो है ये ओपन है।
लेकिन राय जो है वो जो मेरे नज़दीक जो ज़्यादा मुनासिब बात यही होगी कि पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसको चलने देना चाहिए। जिस तरह हम तवक्को करते हैं कि वो जमहूरियत को या उसको प्रोसेस को डीरेल नहीं करना चाहते, इस तरह उनको हमें भी जो है अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहता है लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, नहीं करना, रोकना नहीं चाहिए। आपका ख्याल है उन्हें आज़ादी से फ्री हैंड करें? फ्री हैंड बिल्कुल करो भैया, 2, 4, 5, 10, करना 15 दिन भी। तारिल कादरी साहब यहाँ पहले भी तशरीफ लाए थे। धरना दे के 8-10 दिन बैठना चाहें तो आपको इतराज नहीं है? मुझे ज़ाती तौर पे मैं अभी गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी डिसीजन इस पे नहीं आया, इसलिए मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर्ज नहीं है, करना चाहते हैं तो तारिल कादरी साहब पहले भी, लेकिन आपने ये सुना 5-6 दिन यहाँ पे रातें लगाते। जरदारी साहब थे, ठंड प्रोग्राम था, आपने मॉडल टाउन में आने से पहले 14 बंदे फड़का दिए थे, तो अब तो आपसे खौफ आता है कि आप क्या करेंगे? आपके रिएक्शन से ज्यादा डर लगता है उनके आने से? मेरा ख्याल है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, एक्सेसिव फोर्स इस्तेमाल हुई है और वो जुडिशल एक इंक्वायरी हो रही है, इसलिए मैं उस पर ना ही कमेंट करूं तो बेहतर है। वैसे अगर उसकी अकाउंटेबिलिटी टाइमली हो जाती तो कल जो तारिल कादरी साहब तकरीर कर रहे थे तो आप उनको भी अकाउंटेबल ठहरा सकते थे। मैं कल तकरीर सुन के पहला ख्याल यही आया कि उस दिन शहबाज शरीफ को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था, जिस दिन 83 बंदों को गोलियां लगी हैं, 14 मारे गए, तो कल तारिल कादरी को आप पकड़ लेते इंसाइटमेंट टू वायलेंस के ऊपर। आपने उस पर नहीं किया, इस पे भी नहीं कर सके। देखिए, मैं फिर भी इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज स्टिल ए क्राइम एंड इट रिमेन्स अ क्राइम। वो लेकिन आप सिलेक्टिवली तो लॉ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखना, हमने उसमें जो हुआ है उसकी हमने जुडिशल कमीशन बना दिया है, उसकी फाइंडिंग्स जो है चंद दिनों में आने वाली हैं। और अगर शहबाज शरीफ की इन्वॉल्वमेंट साबित होती है या क्रिमिनल नेग्लिजेंस साबित होती है तो आपकी हुकूमत पनिश करेगी। मैं शुरू में आपको कहा है कि हमने मुशर्रफ के इशू के ऊपर जो है कानून की अलमदारी जो है या इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है उसको इस्टेब्लिश करना है, वो असूल सब पे अप्लाई हो। क्या वो इक्वालिटी शहबाज शरीफ पे भी लगेगी? सब पे, हम कोई एक्सेप्शन नहीं करना। अगर मुशर्रफ पे नहीं एक्सेप्शन हो सकती तो मेरे पे भी नहीं एक्सेप्शन हो सकती। I should also be accountable to law, to the people of Pakistan. पाकिस्तान में लेकिन शहनशाहियत का लफ्ज़ जो है आसिफ जरदारी साहब ने भी, अल्ताफ हुसैन साहब ने भी, इमरान खान साहब से और तारिल कादरी साहब ने भी, दोनों शरीफ बरादरान के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि आपकी पार्टी में वो इतने हैवी वेट्स हैं कि एक भाई चीफ मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, ये तय होया हुआ है। देखिए, मैं इसमें कोई कमेंट करके जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है, एक शख्स जो है लंदन में बैठ के पाकिस्तान की सियासत कर रहा है, क्या उसका लोकल स्टैंड है, क्या है, क्या लोकल स्टैंड? उनकी तो पार्टी है पार्लियामेंट के अंदर, पार्टी है या नहीं है, कल तक वो पाकिस्तान में तो पार्टी उनकी बड़ी है, लेकिन वो सर जो निकाला था उन्होंने जाले से बाहर निकलते, जिस तरह उसने ब्रिटिश कांस्टेबल ने उनका सर नीचे किया था, कानून तो ये कहता है। उधर तो नहीं वहाँ पे बंद हुआ, लंदन तो नहीं बंद हुआ, या वहाँ पे तो नहीं कोई वहाँ पे कानून को उन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे हुकूमत में भी शामिल हैं और साथ कहते हैं कि अगर मेयर होता तो ये हम अकाउंटेबिलिटी करते। पिछले 16-17 साल से, बल्कि 20 साल से हुकूमत में शामिल है, ऑफ एंड ऑन। अभी जिम्मेदारी किसी चीज की नहीं लेते। अभी आप भी कोशिश कर रहे थे उनको दोबारा नहीं, देखें वो हम तो बातचीत ये हम लोग सियासतदान हैं, इस किस्म की जो ग्रे एरियाज जो हैं हमारी कारकर्दगी में या हमारे कॉल ऑफ फेल में आपको जरूर नजर आएंगे। लेकिन वो आई क्यों नहीं? 2 गुजरा बड़ी तैयारी हो रही थी, फिर रुक गई, शेरवानियां सिलते सिलते रुक गई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस नौबत वहाँ तक पहुँची हुई थी। वो तो तमाम हुक्मरान पार्टियों के साथ इस किस्म की जो है फ्लर्टेशियस किस्म का रिलेशनशिप उनका रहता है, और कुछ गुड कॉप बन जाते हैं, कुछ बैड कॉप बन जाते हैं। एक बयान खिलाफ देता है, दूसरा जो है वो टेलीफोन कर देता है, तो ये इस किस्म का सिलसिला चलता रहता है उनका। जो बयान दिया है नवाज शरीफ साहब के लिए वो बड़ा सख्त है, साथ एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, जो पार्लियामेंट के अंदर एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है। वो जो अल्ताफ साहब वहाँ पे बैठ के करते हैं, वो लोकल यहाँ पे उनके लोग एक्सप्लेन भी कर देते हैं। लेकिन उस स्टेप डाउन का बयान बहुत सख्त बयान, वो यहाँ पे लोग जो है उसकी तशरीह करने वाले भी यहाँ पे बहुत ज्यादा उन्हीं के लोग बैठे। जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर
अगर जिन जमातों की स्ट्रेंथ है अगर हम उसे गिनना शुरू करें तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और MQM है, चाहे वो एक कराची एरिया, अर्बन एरिया को रिप्रेजेंट करती है, सखर को, हैदराबाद को करती है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इस वक्त कौमी, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई उनका जो deny नहीं लीडर कर है सकता। जो अभी तक उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता पार्टी में, वो लीडर आपको कह रहा है कि आप स्टेप डाउन कर दें, बाकी एक पार्टी पहले मैदान में खड़ी है। देखें, उनका हक है स्टेप डाउन, वो अगर वो कह रहे हैं उनका हक है, वो जो मर्जी कहें, लेकिन हमें पाकिस्तान की आवाम ने जो है मुंतखब किया हुआ है, अल्लाह के फजल से हमारे पास मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, और पिछले एक साल में जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस किया है ख़ुसूसन इकनॉमिक फ्रंट के ऊपर, वो इस बात की का सबूत है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। चाहे स्पीड से तेज़ भी हो सकती हो, लेकिन कम से कम हमने स्पीड तो कम से कम पकड़ी है। साहब, लेकिन आप लोगों को बिजली नहीं दे सके। बिजली 1 साल में नहीं मिल सकती, 5 साल में ये खाम ख्याल। 5 साल के बाद मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। अभी 1 साल के बाद मैं आपको अपना गिरबान नहीं पकड़ने दूंगा। ये देख लीजिएगा, वो मैं 1 साल बाद नहीं, मैं अकाउंटेबल। राजा परवेज अशरफ ने एक डेट दी थी, मैंने डेट नहीं दी, उसके बाद मैंने डेट नहीं दी, मैंने डेट नहीं दी। आई एम आंसरेबल टू पीपल ऑफ पाकिस्तान एवरी डे, देयर इज नो डाउट। आप कह रहे हैं कि 5 साल में बिजली ठीक होगी। देखें, ये कोई फर्नीचर का पीस तो नहीं है मैं दुकान से जाके ले आऊंगा और आपके घर में रख दूंगा। आज तो आपने यही दिलाई थी लोगों को। हाँ, आज तो यही दिलाई थी आपकी जमात कि हम आएंगे। नहीं देखें, मैं आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे पूछे मैंने किस स्टेज पे कोई इस किस्म का वादा किया है। मैं 1 साल से बार बार कह रहा हूं कि ये मामला लंबा मामला है और कौम को सब्र करना पड़ेगा। हमने 1 साल के अंदर ऑन एवरेज औसतन हमने 3 घंटे लोड शेडिंग कम की है। रमज़ान के 11 से लेके 16 रमज़ान तक जो 6 दिन है, उसमें हमारी जो ब्रेकडाउन हुआ था उसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। मैंने माफी मांगी। मेरी बात सुन लें, मेरी बात थोड़ा सा मुझे मौका दे देना। हमने माफी मांगी। टेक्निकल ब्रेकडाउन था, लाहौर में ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से सारा पंजाब इफेक्ट हुआ, KPK, बलूचिस्तान और सिंध नहीं इफेक्ट हुए, पंजाब इफेक्ट हुआ। मैंने उसकी माफी मांगी। मैंने कहा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल किया, बारिश आ गई और बाकी 15 दिन और बमा ईद के आपके ठीक गुजर गए हैं। मैं नहीं ये कहता कि परफेक्ट गुजरे हैं, लेकिन आपके बाकी रोजे भी जो है, रोजों में आपने कड़ाके भी निकाल दिए लोगों के। नहीं 4 या 5 दिन जो है, देखना आपने जिस तरह किसी इस मुल्क में कोई शहरी जो है बिजली की बचत का सोचता है। मुझे 1 साल हो गया है मैं ये डिमांड करते थे। लेकिन बहुत से ऐसे मामला हैं, मैं आपको बहुत आपके साथ प्रोग्राम करता रहा माजी में भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगता था कि ख्वाजा साहब जिस लाइन पे चल रहे हैं, ये आइंदा आने वाले दिनों में यही चेंज का रास्ता है, इसी पे चलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपने कहा ये इंस्टीट्यूशंस के सरबराहान जो है बाकायदा एक ट्रांसपेरेंट वे से आने चाहिए। प्रोग्राम पूरा फड़काया, आपने कहा बहुत अच्छा किया ख्वाजा साहब, वेल डन, आपको ये करना चाहिए। आप खुद वजीर बने, हुकूमत में हैं, तो आप उसको रिवर्स करना शुरू कर देते हैं। नहीं देखिए, मैं आपके साथ सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठता रहा वहाँ पे, जब आप वो प्लीड कर रहे होते थे। नंदीपुर के ऊपर आप ख्वाजा साहब मिनिस्टर हैं और ख्वाजा साहब के ऊपर ही सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आप मुझे पूछे सवाल, मैं जवाब देता हूँ आपको। नंदीपुर का हुआ क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ नंदीपुर का क्या हुआ। नंदीपुर की इनाग्रेशन की हमने आज से 2 या 3 महीने पहले जो है, उसमें 3 फ्यूल इस्तेमाल हो सकते हैं। डीजल इस्तेमाल हो सकता है, फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो सकता है, गैस इस्तेमाल हो सकती है। गैस इस वक्त हमारे पास नहीं है, 1.5 साल बाद गैस उसमें आ जाएगी। फर्नेस ऑयल का जो है ना, वो ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो अभी 2-3 जो हमने दिसंबर तक टाइम लिया हुआ था, इसलिए लिया हुआ है को ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। अनट्रीटेड फर्नेस ऑयल उसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। प्लांट सारा बैठ जाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। हम उसमें डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल उसमें इस्तेमाल हो सकता है, वो उसका एक स्टैंडर्ड फ्यूल है। हम उसको पीक आवर्स में इस्तेमाल करते हैं। कितने घंटे? बाजू का तो पूरा दिन चलता है। ये जो आखिरी रमज़ान का अशरा जो है 12-13 दिन जो है वो 24 घंटे चला है। अदरवाइज हम उसको पीक आवर्स इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमें यूनिट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। 60-70 रुपये पे कॉस्ट? नहीं, 60-70 में 37 से 42 रुपये, मैं आपको 42 रुपये इस दरमियान पड़ता है। इसलिए हम उसको स्पेयरिंगली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा फिर सर्कुलर डेट ऑलरेडी जो है बलून कर गया हुआ है कि वो मजीद बलून ना करे जो है। इसलिए हम उसको स्पेयरिंगली इस्तेमाल करते हैं। जिस वक्त हमें अशद ज़रूरत होती है हम डीजल पे ये भी चलाते हैं, और भी प्लांट्स हैं सारे पाकिस्तान में जो हम डीजल पे फिर चलाते हैं, मजबूरन चलाते हैं। मसलन इस वक्त हाइडल जो है, अगर हमें इंडेंट नहीं पंजाब से मिला या हमें सिंध से इंडेंट नहीं मिला, हम पानी रिलीज नहीं कर सकते, हमारी वहाँ पे टर्बाइनें नहीं चल रही, हमारा 6000 की जगह जो है हमें 4000 या 3800 पे हाइडल मिल रहा है, तो हमें उसको
गैप को फिल करने के लिए फिर अपने डीजल वाले भी चलाने पड़ते हैं, फर्नेस ऑयल वाले भी चलाने पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी वालों को फिर मार्जिन दे देना चाहिए। हम तो ने बहुत मिलान करते थे, आपसे बिजली नहीं चलाई। नहीं देखें, मैं पीपल्स पार्टी का, लेकिन हमने देखें हम पीपल्स पार्टी को 5 साल मिले, उन्होंने एफर्ट ही कोई नहीं किया। दे कुड हैव डन इट। आरपीपी की जगह किसी और तरफ चल पड़ते, चलें उनके दौर में ना मुकम्मल होते, इस दौर में मुकम्मल हो जाते, या उससे पहले मुशर्रफ के दौर में अगर प्रोजेक्ट्स लग जाते पीपल्स पार्टी के दौर में मुकम्मल हो जाते। पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू होते, हमारे दौर में मुकम्मल होते। हमें ट्रांजैक्शनल बात नहीं करनी चाहिए। कितने आरपीपी मलिक साहब, मैं ट्रांजैक्शनल बात नहीं कर, आपके दौर में भी है नहीं हमारे कोई आरपीपी नहीं, एक सिंगल भी नहीं, एक सिंगल भी नहीं। 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो नाम चल रहा था वो नहीं देखें, वो टेक एंड पे के ऊपर करेंगे हम, ना उनको कैपेसिटी पेमेंट करेंगे ना फ्यूल देंगे। वो टेक एंड पे, हाँ वो बिजली पैदा करेंगे, हम लेंगे, हमारे बारे में होगी लेंगे, हमारे बारे में उन्हें नहीं लेंगे। ब्रेक ले लें, वापस हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ हैं। एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब, ये जो मार्च करने वाली पार्टियां हैं, अल्ताफ हुसैन साहब, इमरान खान साहब, तारिक कादरी साहब, चौधरी शुजात साहब, परवेज इलाही साहब, ये सारे इकट्ठे कैसे हो गए? देखिए, मैं इमरान साहब एक सियासी पार्टी है, उनका एक सियासी वजूद है, असेंबली में भी हैं। बाकी मैं जब छोटे होते थे ना, तो बारात होती थी ना, तो लोग पैसे फेंकते थे, आने दुआनियाँ चुआनियाँ अठानियाँ उस जमाने में होती थी, अब तो नोट हो गए हुए, वो फेंकते थे। तो कुछ लोग थे ना, बच्चे या जो लूटने वाले आते थे। तो ये चौधरी जो है ना, ये वो हैं, ये वो जड़ी सोट पहनती सी ना पैसे की जंज के उत्ते, ये वो पैसे अब ढूंढ रहे हैं, कुंदाली से उठा रहा है, कोई सड़क से उठा रहा है, कोई कहीं से उठा रहा है। ये चौधरियों की ये औकात है। तो बाकी ये पिंडी वाले जो हैं, इनकी भी हो, ये जंज के नाल पैसे लुटने वाले ने। शेख साहब को कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जंज के नाल पैसे लुटने वाले। पिंडी वालों के साथ बता दिया करें कह किसको रहे हैं, सब आप समझदार हैं, आवाम समझदार है, मुझे सबके नाम बताने की जरूरत नहीं। तो ये लोग जो है ना, जंज जो है वो इमरान खान उसका एक सियासी वजूद है, क्या रहे हैं, बाकी नाल जंज नाल पैसे लुटने वाले हैं। तो समझ आ गई है, सुट कौन रहा है? चलो अगले प्रोग्राम से गल कर लो। लेकिन आर यू अंडर प्रेशर? वी आर नॉट अंडर प्रेशर, अल्हम्दुलिल्लाह। तनु लग रहा है कि हुकूमत जाने वाली? नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का फजल है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जो है, पाकिस्तानी अवाम ने हमें ये इक़्तिदार सौंपा है, हमारे पास अमानत है। अवाम जिस वक्त मर्जी चाहे वापस ले ले, लेकिन ये लोग, और वो उसके लिए एक टाइम मुकर्रर है। 14 अगस्त के बाद कहते हैं कि लोग, ये जो सिचुएशन बन रही है इन एंड अराउंड 14 अगस्त, अगर आपने उसको मिस हैंडल कर दिया तो आपकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हो नहीं सकेगी। देखिए, हम कोई भी चीज़ मिस हैंडल करें तो उसके लिए क्रेडिबिलिटी जो है थोड़ी चिप होती रहती है, उसमें नकाहत जो है या वल्नरेबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है। अगर आप गलत डिसीजंस लेंगे, आप गवर्नेंस जो है वो नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं, अल्लाह ताला का फ़र्ज़ है कि फजल है कि हमने 1 साल के अंदर कदम 4 आगे ही बढ़ाए हैं, पीछे तरफ नहीं, या एक जगह पे नहीं खड़े। हमने, आप देखें कि आपके तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इन चीज़ों को। हमारी रेटिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है। हमें जो डेट जो है वो इंटरनेशनली जो है, हमें इस वक्त जो लोग दे रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो अल्लाह का फजल है। मैं नहीं कहता कि कोई बड़ी फंटास्टिक किस्म की है, लेकिन कम से कम जो है हमारी सिचुएशन 1 साल से जो पहली है। ख्वाजा साहब, मेरी आपसे और डार साहब से इतनी पुरानी दोस्ती है, मैंने सख्त सवाल करना भी उतना नहीं करता। लोग मुझे कहते हैं कि साथ में लेकिन करो तो करो। सारा कैरियर मेरा ये इकोनॉमिक इश्यूज कवर करते हैं। आई नो दैट, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। जो एक वो मुरब्बत होती है ना, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू। आई वुड लाइक टू लर्न। दोबारा इसी सियासत के ऊपर आ जाते हैं। 2-3 मामला ऐसे थे जिसमें मुझे लगा कि नून लीग ने मामला को बिगाड़ पैदा करने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया। उसमें फौज के साथ आपके जो इरिटेंट्स थे, उसमें आपने बिगाड़ पैदा करने में खुद बहुत एक्टिव थे, आपके जल्दी से बिगाड़ पैदा हो जाए। आपका जियो वाली कंट्रोवर्सी में, ज़रब ऑपरेशन स्टार्ट होने में, स्पीचेस वाले में, जनरल मुशर्रफ के ऊपर आपकी शहबाज शरीफ और चौधरी निसार साहब मिल के मामला तय करे हुए थे। मैं उन तफसील में नहीं जाता, लेकिन एक और 1 मिसस्टेप आपको हिला सकता है। आप उस स्टेज के ऊपर खड़े। मैं देखिए, आपकी बात से मुझे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक नहीं है, मैं उसमें थोड़ी सी तरामीम कर सकता हूँ।
लेकिन बाय एंड लार्ज जो आपने बातें कही हैं उसमें ज़रूर एलिमेंट ऑफ ट्रूथ मौजूद है। आप कह सकते हैं कि एट सम स्टेज जो है चीज़ें जो हैं वो मिसहैंडल हुई होंगी, ज़रूर हुई होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें जियो की लड़ाई में मीडिया ने बहुत किरदार जो है बिगाड़ में पैदा किया है। अगर वो जियो वाला एलिमेंट ना बीच में शामिल होता तो बाकी जो 3 इश्यूज आपने बताए हैं वो इश्यूज बनते ना। ये मेरी असेसमेंट है। आप उससे मेरे ख्याल में आप बड़े स्किलफुली अभी भी हैंडल कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे। नहीं, मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसमें मुझे लगा कि ईगोज़ बहुत ऊपर आ गई। लेकिन जो जियो वाला इशू आया है ना, वी आर कैंडिडली इसको जो है ना डिस्पैशनेटली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जियो वाला इशू ने जो है ना स्टेक होल्डर्स जो है इस इशू में बहुत बढ़ा दी है। उसमें मीडिया की अपनी जो रेटिंग जंग थी ना, वो हमारी सियासत के ऊपर उसके साए जो है ना पड़ने शुरू हो गए। नॉट दैट के हमने जियो को 15 दिन के लिए बैन किया गया, 1 करोड़ रुपये जुर्माना भी हुआ, यहाँ पे 26 दफ़ा और लोगों को जुर्माने हुए, किसी ने जुर्माना नहीं अदा किया। 15 दिन से कहा गया कि इनको सज़ा बढ़ाई जाए। मैंने टीवी पे भी कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो हम ज़रूर इसको सोचेंगे, लेकिन हमने फिर फैसला किया कि ये इस कंट्रोवर्सी को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, लेट्स रैप इट अप। लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग जो भी हमने एफर्ट्स किए या जो भी हमारा स्टैंड था, मैं समझता हूँ कि वो 100% दुरुस्त था। मीडिया जो है, मलिक साहब यू आर ए मीडिया मैन, मैं मीडिया के साथ पिछले 25 साल से सियासत में हूँ, डील कर रहा हूँ। आई हैव गॉट ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दैट। मेरी कंट्रीब्यूशन भी है मीडिया की आज़ादी में, जो भी आपने जद्दोजहद की है, मेरी भी कोई आना दो आने जो है मेरी भी उसमें कंट्रीब्यूशन होगी। और मैं समझता हूँ कि एक्सप्रेशन जो है वो एक मुकद्दस चीज़ है और उसका फ्रीडम जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान में मीडिया जहाँ तक चला गया है, वहाँ पे जो तकद्दस है सहाफ़त का वो ख़त्म हो गया है। इट इज़ प्योरली प्रोफेशनलिज्म और ये दौलत की गेम। वैसे ख्वाजा साहब, ये पिछले 25 साल से मैंने देखा है कि एक वो ग्रुप है जो हर दौर में, वो नून लीग का हो, जनरल परवेज मुशर्रफ का हो, पीपल्स पार्टी का हो, मैटर नहीं करता, वो एक बकाऊ माल है। वो आप भी उसके खरीदार हैं, बाकी भी होते हैं, तो इसमें कसूर वो उन लोगों का जो मेरे प्रोफेशन में बैठे काम कर रहे हैं उससे ज्यादा उन खरीदारों का है जो उनका रेट लगाते हैं। मेरी बात सुने, मुझे अगर मैं उन लोगों के पास जाता हूँ जो पेशावर लोग हैं, जो अपने जो भी जिसके पास जो चीज़ होती है वही बेचते हैं ना, उनके पास जो चीज़ है वो बेच रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट बात करूँगा कि हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें बाज़ लोग जो ओनर्स हैं मीडिया हाउसेज के, उनका सहाफ़त के साथ को दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है, वो इसको एक कारोबार के तौर पे कर रहे हैं। जो लोग सहाफ़त के साथ जिनका ताल्लुक़ भी था वो भी इस दौलत की दौड़ में जो है सहाफ़त को भूल गए हैं, उनके सामने रेटिंग्स आ गई हैं। जब आप जो है हर चीज़ को मैयर करेंगे दौलत के साथ, चाहे मेरी सियासत हो, चाहे आपकी सहाफ़त हो, या किसी का कारोबार हो, या किसी का तालीम का शोबा हो, या किसी का सेहत का शोबा हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वकील हो, कोई जज हो, कोई सियासतदान हो, कोई मीडिया मैन हो, जब आपका मेयार जो है सिर्फ और सिर्फ दौलत रह जाएगी तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, फिर तबाही के जो है आसार सामने नजर आना शुरू हो जाते हैं। कहीं ये नहीं लगा इस सारी कंट्रोवर्सी के अंदर PMLN की हुकूमत ने अपनी ताकत को मेरे ख्याल में उतनी थी नहीं जितना एज्यूम कर लिया? मुझे लगा कि ये 3-4 मौके ऐसे थे जहां आपने अपनी ताकत को जितनी है थी उससे ज्यादा एज्यूम करते हुए मेरा अपना ख्याल है जहां तक फिर आप उसकी वो फायर फाइटिंग जहां तक आपने 3-4 इश्यूज के हैं, जहां तक मुशर्रफ का इशू है, हमारा पहले दिन भी, मेरा ज़ाती तौर पर भी और हमारी हुकूमत में इख्तिलाफ राय हो सकता है। तमाम हुकूमतें, हम कोई मोनोलिथ नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन जो है इट्स नॉट ए मोनोलिथ। ये सियासी लोग हैं, आप कुछ कह सकते हैं, मैं कुछ कह सकता हूँ। तो वो उसमें मेजॉरिटी का 80% लोगों का ये ओपिनियन था कि हमें मुशर्रफ का जो है ना वो असूल और कानून और कायदे के मुताबिक जो है इसको डील करना चाहिए, जो आइन की जो है ना वो बालादस्ती और कानून की बालादस्ती जो है एस्टैब्लिश होनी चाहिए। एक दूसरा इशू आपने कहा कि जी हमने जो मिलिट्री ऑपरेशन का जो था उसमें विदाउट टेकिंग नेम्स उसमें भी इख्तलाफ राय था। कुछ लोग चाहते थे कि वो ऑपरेशन फरवरी में हो,
जिस वक्त जनवरी में या फरवरी में तैयारी। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो उसको नेगोशिएशन को, मुज़ाकरात को जो है टाइम देना चाहिए। साहब जो आपकी मिनिस्ट्री है जी, मेरी का ख्याल था स्नो मेल्टिंग से पहले ये काम हो जाना चाहिए। ये सारे इश्यूज के बाद आपने 4 इश्यूज उठाए हैं ना, मैं चारों पे आ रहा हूँ। मैंने मुशर्रफ का भी आपको बता दिया, ऑपरेशन का भी बता दिया, जियो का जो था वो हम उसमें भी हमारा मौक़िफ़ जो है मेरी समझ के मुताबिक जो है वो दुरुस्त रहा, लेकिन क्योंकि मीडिया वॉर थी। अब देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। 2006 में मैंने तकरीरें की हूँ, आपको पता है, मीडिया के पास वो 2014 में पहुंचती हैं। किसने दिखाई थी सबसे पहले? सुने ना, एक और बात आपको बता, सबसे पहले किसने दिखाई? मेरी एक और बात मेरी एक और बात बताए ना मैं एक और बात बताता हूँ आपको। ये रिसेंट है, एक हफ्ता पुरानी बात है। मैंने एक शेयर खरीदे, वो मैंने इनकम टैक्स में रिपोर्ट किए हुए हैं, पाकजन के मैंने शेयर्स खरीदे। मैं शेयर पे पर शेयर मैंने उस पर लॉस किया। वो 3 साल पहले ट्रांजैक्शन हुई है, वो मीडिया के पास आप पहुंची है। सर ख्वाजा साहब, तो और लोगों को शर्म भी नहीं आती, हया भी नहीं आती कि 2006 की तकरीर आप सुना रहे हो। 2011 के एक शेयर पर परचेज होकर बिक भी चुके हुए हैं, वो आप बता रहे हो। तो ये मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा डिसऑनेस्टी प्रोफेशनल एंड पर्सनल और कोई नहीं हो सकती। नून लीग के मैं समझता हूं कि इन लोगों को, नून लीग के बड़े करीबी साथी थे, दोस्त थे, जिन्होंने वो आपकी स्पीच ख्वाजा साहब की निकाल के 2006 की सबसे पहले पेश की थी। मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन दोबारा वापस आ जाते हैं। 14 अगस्त आने वाली है, 14 अगस्त पीसफुली गुजरेगी पाकिस्तान में। नून लीग के लिए दर्द सर बन जाएगी। अल्लाह खैर करेगा, जेल में पड़े होंगे, क्या होगा? अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। ये 14 अगस्त आएगी, अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी जो हैं वो उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए 1947 में भी कुर्बानियाँ दी, और उसके बाद जो है पिछले 67 ईयर्स में जिन लोगों ने इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की मजबूती के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनको भी याद करेंगे। दहशतगर्दी की जंग में जो हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं उनको याद करेंगे। बट गवर्नमेंट इज हियर टू स्टे, गवर्नमेंट भागी नहीं जा रही। यस एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला, कोई खतरा वतरा नहीं है, बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। उन्हें ठंड रखो। तारुल कादरी इमरान खान को जेल में डाल दे, उन्हें क्या जरूरत है? उन्होंने इलेक्शन तक ही खोल है जरा उनको लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे, वफाकी वजीर दिफा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।